ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अगर मैं बात करूँ बिल्कुल डाउन हो गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। अब आजकल के नौजवान जब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, बच्चे में टैलेंट है कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट नहीं मालूम हो पाता। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोशिश होती है कि सीखें, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं कि पॉलिटिक्स देखें, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स क्या है, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स नज़र आती है, तो स्टडी पे तो रुझान लोगों का बहुत कम है कि 10 तक के ग्रेजुएटेड बच्चे वो भी जो है खुशी को जो है वो फोकियत दे रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर आता है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज अली। आज हम किसी लेक्चर पे बात नहीं करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में, और इस पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमने अप्रोच किया है जो कि मेरे क्लासमेट भी हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हैं, जिसका नाम है उसामा अरशद। अस्सलाम वालेकुम उसामा अरशद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आजकल क्या चल रहा है? बस यही डेली रूटीन है यार, यूनिवर्सिटी और स्टडी, बस यही सारी चीज़ों पे आजकल फोकस है। कैसी चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी? बस नॉर्मल ये है कि रूटीन होती है हमारी। मैं इवनिंग का स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, तो बस यही हमारी डेली रूटीन होती है कि क्लासेस होती हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, बस ये रूटीन है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिहाज से आपको पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस का भी पता होगा, आपके जो सब्जेक्ट भी है पॉलिटिकल साइंस, और आपको जो है वर्ल्ड के इश्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादातर पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के अगर इश्यूज़ के बारे में बात करें कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की खुद पब्लिक को जो है ना स्टेप्स लेने चाहिए उसको रिजॉल्व करने के लिए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज अली, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन पाकिस्तान की, तो आपको मालूम ही है कि रिसेंटली कोविड-19 चल रहा है, और जिस तरीके से चाइना से स्टार्ट हुआ कोविड-19 और उसने अमेरिका तक और यूरोपीय यूनियन को अपने लपेट में ले लिया, और जिसकी वजह से हालात इतने कशीदा हो गए कि एक डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके हालात इतने बिगड़ गए कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो हम लोग एक जो भी तरक्की की राह पर गामज़न है, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी तो ये आपके सामने ही। अच्छा, सबसे पहला जो इशू आता है वो हमारा कोविड के बाद, जैसे कि आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन का आ रहा है। इन्फ्लेशन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है, बल्कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन कंट्री जो कि अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो तक इसकी लपेट में आ चुके हैं। वहाँ की आवाम जो है वो परेशान हो चुकी है इससे। रिसेंटली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चाइना को ये टैग भी दिया कि ये चाइनीज़ जो है वायरस है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन हमारे यहाँ पे लगा, जिसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लोगों की जॉब्स जो हैं वो चले गई। अब एक बंदा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए अपने घर के खर्चे निकालने के लिए वो दो जॉब्स करता है, तो उसके लिए महंगाई को बर्दाश्त करना जो है वो बाहर हो चुका था। उसकी जो है उसका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आटे की और चीनी की जो है दाम इतने ज़्यादा आसमान तक पहुंच चुके हैं कि आम बंदा जो है, एक मिडिल क्लास बंदा, उसको परचेज़ नहीं कर सकता इजीली, और जॉब्स लोगों की जा चुकी है। एक रिसेंट अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। यहाँ तक के देखने में आ रहा है कि एक मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन है वो खुदकुशी तक कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में पहले से भी थी, और कोविड के बाद लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद और ज़्यादा जो है मसाइल हमारे पास बढ़ गए हैं। हम पहले कहते थे कि यार नौजवान लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं, नौजवान पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएटेड लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो अब कोविड के बाद जो है लोग और ज़्यादा जो है इस तरफ, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग अब क्राइम वगैरह की तरफ और ज़्यादा जाएंगे। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करना होगा। इंडस्ट्रीज़ हमारी जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि डे बाय डे हमारी इंडस्ट्रीज दोबारा से काम की तरफ जा रही है। जैसे फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो भी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लोगों को दोबारा से रोज़गार मिलना शुरू हो गया है।
फिर हम बात करते हैं कि वीक गवर्नमेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले पीपल्स पार्टी आई या मुस्लिम लीग नून आई, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि यार इन लोगों ने काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा मुल्क को लूटा। फिर हम देखने में आया कि इमरान खान को चांस दिया कि ये एक नए लीडर हैं, एक नया लीडर सामने आ रहा है, ये नौजवानों के लिए काम करेगा, नौजवानों को बेरोज़गारी से बाहर निकालेगा। जैसा कि इमरान खान कहते भी रहे हैं अपने पास में कि मैं जो हूँ लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरियाँ फराहम करूँगा, लेकिन देखने में अभी तक यही आया है कि वो सब सिर्फ बातें रही हैं। लेकिन अगर हम देखें कि वीक गवर्नमेंट की बात करें, इमरान खान की गवर्नमेंट में सिर्फ वही लोग हैं जिनको हम चोर कहा करते थे कि यार जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, जो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, या और दीगर जो जमातें हैं बड़ी उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, तो अगर हम एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट देखें इस सारे फैक्टर को, तो इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत वीक है। बड़े अच्छे से आपने जो है सारे सवाल को जो अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने अच्छे से बहुत जवाब दिया, और आपने पाकिस्तान के इश्यूज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनको वजाहत से बताया। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मतलब हम ये जो इश्यूज़ हैं सारे पाकिस्तान के सबको फेस करने पड़े, बहुत सालों से हमको फेस करने पड़े, इस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसका मैं आपको बहुत आसान सा एक हल बताऊंगा कि जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा और देखने वाले सबको समझ में आएगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि हम कहें कि यार हमारा मुल्क तरक्की करे या हमारे पास अच्छी लीडरशिप आए, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम पब्लिक मोबिलाइजेशन करें। अब आप ये देखें कि यार अगर हमारे यहाँ पे कोई क्राइम होता है तो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई गई होती है या हमें ये चीज़ बताया गया होता है फैमिली की तरफ से कि हम लोग अगर किसी क्राइम को देखते हैं और उस पर अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ये ना हो कि पलट के वो चीज़ हमारे ऊपर आ जाए या हमें उसका नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले हमें घरों से निकल के या हमें घरों में ये चीज़ सिखानी होगी पेरेंट्स को या टीचर्स को कि कहीं आप चीज़ गलत देखते हैं तो आप उस पर आवाज़ उठाएं, आप उसके ख़िलाफ़ बोलें। तो इस तरीके से हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनके अंदर बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का जो एक जज्बा या एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और इसी तरीके से फिर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, क्योंकि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप आएगी सामने, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अच्छे लीडर्स को चूज़ करेंगे और उन्हीं लोगों में से पढ़े लिखे नौजवानों में से लीडर्स जो हैं वो सामने आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब अच्छी लीडरशिप होगी और पढ़े लिखे नौजवान जो इन चीज़ों से नहीं डरेंगे कि यार हमें जो है क्राइम हो रहा है कहीं पे अभी गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी है, दब जाएंगे, तब मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और जैसा कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का एक नाम है, तो हमें इस्लाम को भी जो है ना मद्देनज़र रखना होगा, इस्लाम को सबसे पहले फ़ौक़ियत देनी होगी। अगर हम इस्लाम को सामने रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बुराइयों से बहुत जल्द निकल जाएगा और बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। जज़ाक। आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान को 74 साल हो गए आज़ाद हुए, और पाकिस्तान जब 1971 में हमारे से बांग्लादेश भी आज़ाद हो गया था, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया था। तो बांग्लादेश उस वक्त जो है बहुत क्राइसिस में था, उनके बड़े इशूज़ थे, लेकिन बांग्लादेश अब 2021 की अगर बात करें तो बांग्लादेश अब ज़्यादा डेवलप हो गया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो साउथ एशिया में हम आते हैं, साउथ एशिया में हमारे साथ जो है हमारे नेबर कंट्री इंडिया, हमारा बांग्लादेश, दूसरी श्रीलंका, ये भी कंट्रीज आ रही हैं। लेकिन हम अगर कंपेयर करें बांग्लादेश को पाकिस्तान से, कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन अब पाकिस्तान और भी पीछे जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश अब ज़्यादा डेवलप हो गया। और क्या वजूहात है जो बांग्लादेश अब इतना रिकवर कर लिया अपने आप को? जज़ाकल्लाह शहबाज अली, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। कल अगर हम बात करें कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ और बांग्लादेश भी उस वक्त तक ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान का ही पार्ट था। और अगर हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान के बाद बनने वाली कंट्री लाइक चाइना 1949 में बना, तो हम उस पर बात करें कि चाइना आज हमसे इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि उसको राइजिंग चाइना कहा जाता है, यानी कि 60 ममालिक से ज़्यादा के अंदर वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है और उसने इतना अपनी मार्केट बना ली एक्सपोर्ट के अंदर कि आज उसको राइजिंग चाइना या उसको डेवलपिंग चाइना कहा जाता है। कि 60 ममालिक से ज़्यादा के अंदर वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है और उसने इतना अपनी मार्केट बना ली एक्सपोर्ट के अंदर कि आज उसको राइजिंग चाइना या उसको डेवलपिंग चाइना कहा जाता है। वो सुपर पावर यानी कि अमेरिका और रशिया को भी टक्कर दे रहा है, आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो पाकिस्तान में
की तरक्की का जो है एक फैक्टर है कि वो पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं की, उसका एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान जो था वो तरक्की कर रहा था, ये सब लोगों को आपको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ साथ डिक्टेटरशिप एक बहुत अहम फैक्टर है कि डिक्टेटरशिप रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सारे मसाइल दरपेश रहे हैं। एक तरह की जो है गवर्नमेंट नहीं रही है, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप यही लगा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, समझता हूँ कि 1971 में जब बांग्लादेश अलहदा हुआ उस वक्त तक हम लोग एक अच्छे लेवल पे थे, यानी कि हम तरक्की कर रहे थे। फिर बांग्लादेश के अलग होने में जो है बहुत सी कंट्रीज़ का, हमारी नेबर कंट्री यानी कि इंडिया का भी हम फैक्टर ले सकते हैं कि उसने भी उनके साथ हाथ मिलाया, बांग्लादेश वाले ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और हमें एक बहुत बड़ा झटका दिया। हम जंगी हालात में रहे, हमने बहुत नुकसान बर्दाश्त किए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोल्ड वार रही है हमारे जो है वो एशिया के अंदर, यानी कि रशिया और अमेरिका जो है वो दीगर ममालिक की वजह से, जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। पाकिस्तान के साथ मिल के उसने सोवियत यूनियन को तोड़ा, जिसमें ज़िया के दौर में ज़िया साहब के दौर में जो है हम लोग जंगी हालात में रहे। अमेरिका के कहने पे हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके लड़ते रहे, जिसकी वजह से हमने बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। अमेरिका एक बहुत बड़ा जो है जहाज है, जिसको मुनाफिक हम कह सकते हैं कि वो एक मुनाफिक है, जिसने हमें जो है इस लेवल पे ला खड़ा किया। फिर उसके बाद जब 74 में इंडिया ने अपना जो है एटम का तजुर्बा किया, तो उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम लोग जो है वो बगैर खाए पी एक टाइम का खाना खा लें, लेकिन हम लोगों का एटम बम बनाना था, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो हमने जैसे तैसे करके बहुत मेहनत के साथ जो है हमने एटम बम का तजुर्बा किया 1998 के अंदर, जिसके बाद हमें ये नज़र आया कि अमेरिका और जो दीगर ममालिक थे वो लोग पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए कि ये जो है एक ऐसी कंट्री ने एटम बम बना लिया कि जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं, जो जंगी हालात में रहा है और जिसका इंडिया के साथ हमेशा टाकरा रहता है, तो ये नुकसान दे सकता है वर्ल्ड को। जिसके बाद हम देखते हैं कि 9/11 का एक वाक़या हुआ जिसमें मुसलमानों का नाम आया, यहाँ तक कि देखा जाए कि उसमें पाकिस्तानी एक भी शामिल नहीं था, उसमें अरब ममालिक का नाम आता कि अरब ममालिक, अलकायदा जो थी वो अरब ममालिक के लोग उसमें शामिल थे। उसके भी दो पहलू हैं। अमेरिकन जो हैं, जो फिर आप कहें कि पॉलिटिशियंस कह लें या उनके जो सोल्जर्स वगैरह हैं, उन तक की जो है वो किताबें हैं, शाया हुई हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये खुद अमेरिका ने ही करवाया। ये तो एक अलग ही फैक्टर है कि क्या हुआ है, और उस पर और एक अलग से सेशन अगर आप चाहेंगे तो हम करेंगे इस पर बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर 9/11 के बाद जो अमेरिकन जो थे वो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को ये धमकी दी कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप मुल्क के वर्ल्ड के नक्शे पे रहेंगे, अदरवाइज़ हम आपको स्टोन एज में पहुँचा देंगे। तो पाकिस्तान वहाँ पे मजबूर था, और मुशर्रफ साहब ने उस दौर में जो है उनको बेसिस दी पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे चेक पॉइंट्स उनको फराहम किए, जिसकी वजह से आप देखें कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ़ लड़ते रहे। तो ये एक पाकिस्तान का एक जो है ना तरक्की करने का एक सबसे अहम वजह यही रही है कि हम अपने ही लोगों से लड़ते रहे, हमारे अपने अंदर ही बगावतें होती रहीं। तो आप बताएं कि जब एक कंट्री को इस हालात में डाल दिया जाएगा कि यार वो जो है अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, वो अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, और उनका जो है हालात जंगी हालात चल रहे हैं, तो किस तरीके से तरक्की करें। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो है एक ये फैक्टर तो ज़रूर आता है हमारे सामने कि वहाँ पे अलहदा पसंद जो है वो तंजीमें या अलहदा पसंद ग्रुप्स तो हमेशा से रहे हैं और अभी तक है, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी बात ये रही कि उनके अंदर एक डेमोक्रेसी रही, उनकी वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं आई, और उन्होंने अपने लोगों की मोबिलाइजेशन की, पब्लिक मोबिलाइजेशन की, जिसकी वजह से वो आईटी फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं। आज के दौर में हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, जो सच बात है। उन्होंने आईटी फील्ड में इतनी तरक्की कर ली है कि गूगल के जो सीईओ हैं इंडिया के हैं, उसके अलावा आईटी की फील्ड में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है।